आपको नेटफ्लिक्स के बिजनेस की कोई मिसाल नहीं मिलेगी, चाहे आप कितनी ही तलाश क्यों ना कर लें। जब नेटफ्लिक्स ने अपना कारोबार शुरू किया, इस वक्त उसका सबसे बड़ा मुकाबला ब्लॉकबस्टर था, जिसके पास 60,000 मुलाजमीन और दुनिया भर में 9,000 से ज्यादा स्टोर्स थे। जब सील्स की बात की जाए तो वो बगैर कुछ किए सालाना $600 करोड़ कमाते थे। दूसरी तरफ नेटफ्लिक्स के पास अपने ऑफिस के लिए एक नया सोफा खरीदने के भी पैसे नहीं थे। इस सूरतहाल में नेटफ्लिक्स थक चुका था और अपनी कंपनी ब्लॉकबस्टर को बेचना चाहता था। लेकिन इसी वक्त ब्लॉकबस्टर के सीईओ ने हंसना शुरू कर दिया। तारीख गवाह है कि जो ब्लॉकबस्टर उनके सामने एक पहाड़ की तरह खड़ा था, वही घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। चंद ही सालों में नेटफ्लिक्स ने ब्लॉकबस्टर का नाम और निशान दुनिया से मिटा दिया और आज ये एक 28,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। लेकिन ये सब कैसे मुमकिन हुआ? एक बार फिर डिकोड रियलिटी की वीडियोस में खुश आमदीद। दोस्तों, ये 1997 का जमाना था जब इंटरनेट का बिजनेस तेजी से तरक्की कर रहा था। जेफ बेजोस अमेज़न के जरिए ऑनलाइन किताबें बेच रहे थे और जबरदस्त तरक्की हासिल कर रहे थे। मार्क रैंडॉल्फ भी एक इंटरनेट बिजनेस शुरू करना चाहते थे, लेकिन मसला ये था कि कौन सा बिजनेस शुरू किया जाए। कई महीनों तक मार्क हमेशा अपने साथ एक नोटबुक रखते जिसमें वो नए बिजनेस आइडियाज लिखते और फिर अपने दोस्त रीड हेस्टिंग्स के साथ शेयर करते। मार्क के पास बेशुमार आइडियाज थे, पालतू जानवरों के खाने से लेकर 20 बॉल बैट्स तक, लेकिन रीड हेस्टिंग्स को उनमें से कोई भी आइडिया पसंद नहीं आया। रीड एक ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते थे जिसमें ग्राहक एक बार उन्हें तलाश करे और फिर वही ग्राहक उन्हें बार बार आमदनी दे। ये आइडियाज शेयर करने का सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा, लेकिन आखिरकार दोनों एक आइडिया पर पहुंच गए, वीडियो टेप्स, जो इस दौर में वाहिद तफरी का जरिया थे। लोग वीक एंड पर अपने करीब तरीन ब्लॉकबस्टर स्टोर जाते, घंटों अपनी पसंद की फिल्म मुंतखब करते और फिर इसे किराए पर ले आते। अगर वो वीडियो वक्त पर वापस न करते तो जुर्माना अदा करना पड़ता। जब उन्हें ये आइडिया मिला तो रीड हेस्टिंग्स को $40 का जुर्माना भी अदा करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने वीडियो टेप्स देर से वापस की थी और वो ब्लॉकबस्टर को देना पड़ा। रीड समझते थे कि इस इंडस्ट्री में बड़ी तब्दीली की जरूरत है और इंटरनेट पर फिल्में रेंट करने का आइडिया जरूर कामयाब होगा। लेकिन मसला ये था कि हर वीडियो की सिटी बहुत भारी होती थी और इसे डाक के जरिए भेजना बहुत महंगा पड़ता था। साथ ही भेजने के दौरान टेप्स के खराब होने का खतरा भी था। ये एक बड़ा मसला था, इसलिए मार्क और रीड को लग रहा था कि उनका इंटरनेट बिजनेस शुरू होने से पहले ही नाकाम हो जाएगा। चंद हफ्तों बाद एक टेक मैगजीन के जरिए उन्हें डीवीडी टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम हुआ। ये वीडियो कैसेट्स के मुकाबले में बहुत हल्की और सस्ती थी और इसे भेजना भी आसान और कम खर्च था। रीड हेस्टिंग्स ने सोचा कि अगर वीडियो टेप्स के बजाय डीवीडीज पर फिल्में रखकर उन्हें रेंट किया जाए तो ज्यादा मुनाफा होगा, और यहीं से नेटफ्लिक्स का आइडिया शुरू हुआ। उनका बिजनेस मॉडल बहुत सादा था। वो वेबसाइट पर डीवीडीज का एक बड़ा कलेक्शन दिखाते और जब कोई ऑर्डर आता तो डीवीडीज 2 दिन में कस्टमर के घर पहुंच जाती। साथ ही एक प्रीपेड रिटर्न लिफाफा भी दिया जाता ताकि कस्टमर आसानी से डीवीडीज वापस भेज सके। ये आइडिया सादा था, लेकिन इसे शुरू करने के लिए पैसे दरकार थे और मार्क और रीड के पास सरमाया नहीं था। किसी तरह उन्होंने एक छोटा सा कम बजट ऑफिस बनाया जिसमें सस्ते फोल्डिंग टेबल और सेकंड हैंड फर्नीचर रखा गया। मुलाजिमीन को कम तनख्वाह पर रखा गया, इस वादे के साथ कि अगर बिजनेस कामयाब हुआ तो उन्हें कंपनी में हिस्सा दिया जाएगा। इस छोटी टीम ने चंद महीनों में वेबसाइट बनाई और डीवीडीज खरीदना शुरू की। कई महीनों की मेहनत के बाद वो नेटफ्लिक्स लॉन्च करने के लिए तैयार थे। लॉन्च से पहले उन्होंने मीडिया इंटरव्यूज भी फिक्स किए ताकि ज्यादा मीडिया कवरेज मिले। 29 अगस्त 1997 को उन्होंने सुबह 9 बजे वेबसाइट लॉन्च की और हर नए ऑर्डर पर बजने वाली 1 घंटी भी लगाई। मार्क ने पहला ऑर्डर खुद दिया और घंटी पहली बार बजी। 1 मिनट बाद दोबारा घंटी बजी और इस बार एक हकीकी कस्टमर था। नेटफ्लिक्स टीम ने मुख्तलिफ इंटरनेट फोरम्स पर पोस्टर्स भी की और अपनी डीवीडी बाई मेल सर्विस मुतारफ करवाई, जिससे मजीद लोग नेटफ्लिक्स की तरफ आए। पहले 15 मिनट तक घंटी बजती रही, लेकिन फिर नेटफ्लिक्स की वेबसाइट क्रैश हो गई। इस वक्त सर्वर्स ऑफिस में ही रखे गए थे, किसी प्रोफेशनल होस्टिंग सर्विस पर नहीं। ये इस बात की निशानी थी कि नेटफ्लिक्स का सर्वर ज्यादा ट्रैफिक संभाल नहीं पा रहा था, इसलिए उन्हें मजीद सर्वर्स लगाने पड़े।
इसी वक्त मकामी स्टोर से 8 नए सर्वर्स खरीद कर वेबसाइट दोबारा चलाई गई। पहले दिन नेटफ्लिक्स को 137 ऑर्डर्स मिले, जो उनकी तवक्को से ज्यादा थे। पहले महीने में सील्स $94,000 थी, लेकिन इसमें से सिर्फ $1,000 डीवीडीज रेंट से आए, बाकी लोग डीवीडीज खरीदना चाहते थे। उन्होंने कस्टमर्स को 2 ऑप्शन दिए थे, तो $25 में डीवीडी खरीदें, $4 में रेंट करें। मार्क और रीड चाहते थे कि ज्यादा लोग रेंटल सर्विस इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे एक ही डीवीडी बार बार रेंट हो सकती थी। चंद हफ्तों बाद जेफ बेजोस ने नेटफ्लिक्स से राब्ता किया, क्योंकि वो डीवीडी मार्केट में दाखिल होना चाहते थे। जेफ बेजोस नेटफ्लिक्स को खरीदना चाहते थे ताकि वो इस बिजनेस को अपने साथ शामिल कर सके। लेकिन मार्क और रीड भी डीवीडीज बेचने के बजाय रेंट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नेटफ्लिक्स का डीवीडी सेलिंग हिस्सा अमेज़न को दे दिया और अमेज़न के जरिए रेंट कस्टमर्स नेटफ्लिक्स को भेजे गए। इसके बाद उन्होंने डीवीडी रेंटल पर मुकम्मल फोकस किया, लेकिन उनकी प्रमोशंस नाकाम हो गईं। उन्होंने सोनी और टशीबा के साथ डील की और उनके डीवीडी प्लेयर्स के साथ नेटफ्लिक्स कूपन दिए, लेकिन कूपन बाहर लगा हुआ था, इसलिए लोग बगैर खरीदे भी इसे देख सकते थे। इसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा डीवीडीज मुफ्त देनी पड़ी और सिर्फ 5% लोग मुस्तकिल कस्टमर बने। फिर अमरीकी सदर बिल क्लिंटन और मोनिका लुइंस्की के केस के दौरान नेटफ्लिक्स ने एक मौका से फायदा उठाना चाहा, लेकिन एक गलती की वजह से बालिग फिल्म वाली डीवीडी कस्टमर्स को भेज दी गई। नेटफ्लिक्स ने माजरत की, लेकिन नुकसान हो चुका था। इसके बाद मार्क ने एक नया आइडिया दिया, सब्सक्रिप्शन मॉडल। कस्टमर्स माहाना फीस देते और उन्हें 4 डीवीडीज मिलती थीं। ये आइडिया कामयाब हुआ और 90% लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया। ब्लॉकबस्टर के पास 9,000 स्टोर्स थे और वो सालाना $800 मिलियन सिर्फ लेट फीस से कमाते थे, जबकि नेटफ्लिक्स की सील सिर्फ $5 मिलियन थी। ब्लॉकबस्टर ने इंटरनेट को संजीदगी से नहीं लिया और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। आखिरकार ब्लॉकबस्टर 2010 में दिवालिया हो गया। नेटफ्लिक्स ने टेक्नोलॉजी को अपनाया और आगे बढ़ता गया। आज नेटफ्लिक्स दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, जिसके 13,000 मुलाजमीन हैं और उसकी मालियत $28,000 करोड़ से ज्यादा है। ये ब्लॉकबस्टर का आखिरी स्टोर है जो आज भी ओरेगन में मौजूद है। अब ये जगह ज्यादातर सयाहों के लिए यादगार के तौर पर रह गई है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इसे शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके प्यारे कमेंट्स का। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।